लेफ्ट किस प्रकार से अपने लोगों को प्रमोट करता है, इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है रुचिका शर्मा। 7 मार्च 2023 को एक इंटरव्यू प्रसारित होता है लल्लन टॉप पर, और ये इंटरव्यू आपकी बात सुन के प्रोफेसर साहिबा ये लग रहा है लिया जाता है लल्लन टॉप के कर्ता धर्ता सौरभ द्विवेदी के द्वारा। रुचिका शर्मा को प्रोफेसर और इतिहासकार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि इसका जो इंटरव्यू प्रसारित किया जाता है वो 7 मार्च 2023 को प्रसारित किया जा रहा है। और ये जो मोहतरमा है ये एक अपना खुद का भी चैनल चलाती है यूट्यूब पे, उसका नाम है आई शैडोज विद इतिहास। 11 जून 2023 तक उस चैनल पर लिखा हुआ है कि रुचिका शर्मा जो है वो पीएचडी स्टूडेंट है जेएनयू में। अब आप सोचिए कि सौरभ द्विवेदी पीएचडी स्टूडेंट को, जो 11 जून को भी जिसकी पीएचडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसको किस प्रकार से आपके सामने प्रोफेसर और इतिहासकार के रूप में पेश करता है, आपके दिमाग में भरना स्टार्ट कर देता है कि ये एक इतिहासकार है जो जेएनयू से पीएचडी कर रखी है और ये प्रोफेसर भी है। इसके चैनल पर किस प्रकार की वीडियोज अपलोड होती हैं, तो आप देखोगे इसकी जितनी वीडियोज हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक उसका एक ही है कि किस प्रकार से हिंदू धर्म और हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो संस्थाएं हैं, उनको किस प्रकार से झूठे इतिहास के द्वारा गलत सिद्ध करना, ये सिद्ध करती है कि चाणक्य एक काल्पनिक व्यक्ति है और ये रोमिला थापर और इरफान हबीब के स्टूडेंट है। आइए जरा ध्यान देते हैं कि इसके और क्या क्या गुण हो। एक तो गुण है ये इतिहास का पढ़ाने का, लेकिन ये जो आई शैडोज और इतिहास का चैनल चला रही है उसमें क्या होता है, जरा इस वीडियो को देखें पहले आप। So I have only 30 seconds to get my aria on. But in a nutshell, but it wasn't a match. Yeah. Eyeshadow in Itihas, as I like to intellectualize it, is a passion project that brings together my love for Itihas, which is history, and eyeshadows, which is this stuff right here on my eyelids. And what I basically do over here is I will create an eye look while talking about a little topic on history. अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, इनको जो ये प्रेरणा मिली है, ये जो इंस्पिरेशन मिली इस प्रकार का चैनल चलाने की, ये एक और इसी प्रकार के इतिहास की टीचर है कि प्रोफेसर में नहीं कह सकता, वो भी पढ़ाती है, यूट्यूब पे उनके भी चैनल है, जरा उनको भी देखिए आप। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है हम ये देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत। तो सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी और हमें भी समझाने में अच्छा लगेगा। और अब सामने देखिए, तो ये है दक्षिण भारत, क्रम, प्रदेश, शासक, वर्ष और मुगल सेनापति। अच्छा, तो आपने देखा कि ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, और आजकल आप टीवी डिबेट्स में इसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये मुगलों को, औरंगजेब को और को डिफेंड कर रही है, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया आज तक पे, एबीपी न्यूज पे एज इतिहासकार। आप सोचिए 2023 में जिसकी पीएचडी पूरी नहीं हुई है उसको आज 2025 में सिर्फ 2 साल के अंदर एज इतिहासकार मान के प्रस्तुत कर दिया जाता है। और यहाँ राइट विंग के लोग जो 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ना तो लेफ्ट के द्वारा और ना ही राइट के द्वारा। हमारा जो राइट का इकोसिस्टम है वो हमें इसमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है कि भाई आप इनके लिए कोई काम करो या ना करो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अजीत भारती जैसे लोग, हाइपरक्विस्ट के जो चैनल चला रहे हैं, वो ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, परंतु उनको कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तथा कथित जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों को नहीं देता है, लेकिन रुचिका शर्मा को बहुत आसानी से ये प्लेटफॉर्म प्राप्त हो जाता है। और इसका एक ही एजेंडा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी ये बताती है कि मंदिर में जो आदेश पारित किया गया वो गलत है, ये साबित करने की कोशिश करती है। और इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं। तो ये जो आगे बात करती है, कहती है कि सोमनाथ का मंदिर जो है इतनी बड़ी चीज नहीं थी, उसको जो तोड़ा गया है, एक बार 2 बार कहीं गजनी ने अटैक कर दिया होगा, और वहाँ पे सोमनाथ का मंदिर था वो। अगर सोमनाथ का तोड़ना इतनी बड़ी बात थी तो सबसे सोचने गजनी खुद ही लिखते हैं कि उन्होंने जाके सोमनाथ के टेंपल को डिस्ट्रॉय किया और जो मूर्ति थी उसको सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा, उन्होंने ये पक्का लिखा है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। बिल्कुल। तो इवेंट और हिस्ट्री में लूटने के लिए आता था बार-बार, 17 बार हमला किया। वो 17 बार किसने हमला किया? सोमनाथ पे 17 दफा हमला हुआ। ये 17 बार हुआ, इसका कोई वो नहीं, हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में एविडेंस ऋग्वेद में भी मिलते हैं। कहते हैं कि वेदों में जो ऋग्वेद है उसमें भी सोमनाथ टेंपल के प्रमाण मिलते हैं। इतना ऐतिहासिक मंदिर है। ऐतिहासिक मंदिर में कहा जाता है कि सोमनाथ हिंदू आस्था का सबसे शुरुआती महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कि महाभारत, रामायण, गीता, इन सब जगह सोमनाथ का जिक्र किया गया है। तो ये घटना थी 1024 की, जब सोमनाथ टेंपल को तोड़ दिया था महमूद गजनवी ने, लेकिन उसके चले जाने के बाद में वापस से इसका निर्माण करवा दिया गया। कहते हैं कि अभी तक इतिहास में इसके ऊपर 17 बार अटैक। अच्छा, तो अभी आपने अंकित सर को देखा, उन्होंने किस प्रकार से बताया कि सोमनाथ जो है हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, परंतु चूंकि हम लोग तो गोदी मीडिया और व्हाट्सएप मीडिया वाले हैं, तो भाई ये हमारी बात नहीं मानेंगी। तो ये इनके इनके पिता तुल्य श्री राम पुनिया जी इसी पर एक वक्तव्य दे रहे हैं। अब उनका देख लेते हैं एक इंटरव्यू, एक झूठ हिंदी चैनल, सत्य हिंदी चैनल है, जिसपे ये बातें कर रहे हैं राम पुनिया जी। देखिए, महमूद गजनवी आया था, वैसे तो 17 बार आया, और जिस घटना का सबसे ज्यादा उल्लेख होता है वो है सन 1025 की,
1025 से आज से करीब 1000 साल पहले समझ लीजिए, और गजना से वो आया। तो अभी आपने देखा कि रामपुंज ने खुद माना है कि गजनवी ने 17 बार सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया है, लेकिन ये नहीं मानती है। इस इंटरव्यू तक इसकी पीएचडी पूरी नहीं हुई है और ये बता रही है कि हम नहीं मानते। भाई इतनी बड़ी इतिहासकार हो गई, आगे चलते हैं। चलिए अब ये आगे कहती है औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा उसी प्रकार से कि हिंदू राजा हर्ष था, कश्मीर का हिंदू राजा हर्ष था, उसने मंदिर तोड़वाए क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। लेकिन कश्मीर के राजा हर्ष, आपको फांसी आती है? हाँ मुझे पढ़नी तो जरूर आती है, राष्ट्रंगिनी में भी है। वो कहते हैं कि जो हर्ष थे, हर्ष एक राजा थे, उन्होंने काफी सारी मूर्तियां तोड़ी, उन्होंने मंदिर तोड़े, क्योंकि जो 1089 से 1180 तक रूल किए थे, उनका वर्णन है राष्ट्रंगिनी में, काफी मूर्तियां तोड़ी, उन्होंने काफी मंदिर तोड़े। क्यों? क्योंकि उनको वो बौद्ध थे क्या? क्योंकि उनको मंदिर को लूटना था, उन्होंने धन की स्रोत की तरह देखा, उनकी फिजूल खर्ची बहुत बढ़ गई थी। लेकिन असल में ये भी झूठ बात है। एक्चुअली जो ये हिंदू राजा हर्ष था कश्मीर का, ये बहुत ज्यादा इस्लाम से प्रभावित हो गया था और तुर्कों से प्रभावित हो गया था, इसलिए इसने मूर्तियों को तोड़वाया। लेकिन किस प्रकार से फेक नैरेटिव करती है और कहती है कि नहीं हिंदू राजा भी मूर्तियों को तोड़वाते थे क्योंकि मंदिर धन का स्रोत थे, इसलिए गजनवी ने भी मंदिर को तोड़वाया धन के स्रोत के लिए और हिंदू राजाओं ने भी मंदिर को तोड़वाया धन के स्रोत के लिए। इसलिए दोनों बराबर, इसमें कुछ ऐसा धर्म का कोई एंगल नहीं है, जबकि ये सरासर झूठ है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये राम मंदिर पे इसी प्रकार के व्याख्यान देती है कि राम मंदिर पे जो भी फैसला दिया गया वो गलत है, वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, उस स्ट्रक्चर के नीचे कोई मंदिर नहीं पाया। क्या बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर ही था? इस बात पर भी आर्कियोलॉजिस्ट संदेह जताते हैं। जैसा कि बताया गया 2003 की एक्सपीडिशन के ऑब्जर्वर्स के हिसाब से बाबरी मस्जिद के नीचे एक और 12वीं से 13वीं शताब्दी का मस्जिद है। बाबरी मस्जिद के नीचे जब खुदाई होती है तो वहाँ पे किस प्रकार से मंदिर को सिद्ध करने वाले खंभे मिलते हैं, किस प्रकार से वहाँ मगर पराना मिलता है, अन्य चीजें मिलती हैं, मूर्तियां मिलती हैं, ये सारा वर्णन उन्होंने किया है। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कितने भी तथ्य दे। और यही नहीं, राम मंदिर के खुदाई में एक शिलालेख भी मिला है जिसपे ये सीधा सीधा लिखा गया है कि ये है मंदिर उस विष्णु को समर्पित है जिसने 10 सिर वाले को मारा है। भगवान ना। अच्छा, उन्होंने एक चीज और कहा था, वो वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने ये कहा था कि जो ना इसमें जो ना ये मस्जिद जो बनाया है ये कोरा जमीन पे बनाया है। इसके ये किसने कहा था? ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियन है, कोर्ट ने उसके बारे में पूछा भी है। तो ये कोरा जमीन पे बनाया है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ना मंदिर है ना मस्जिद है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम से देखा तो इसके नीचे एनोमलीज मिले। एनोमलीज का मतलब ये है कि जो आपको इसके नीचे स्ट्रक्चर है, तब ये बनाया पूरी जमीन पे नहीं बनाया। तो फिर एक्सकवेशन रुकवाने के लिए कोशिश किया। प्रोफेसर मणिवाल उस खुदाई में क्या निकला था 2003 में, उसमें बहुत सारे हम लोगों को मिला था ओनली 12 पिलर्स मिले थे। अच्छा, उनको जो उसके 90 से ज्यादा जो पिलर बेसिस मिले डॉक्टर अबियार मणि के एक्सकवेशन में, और मोर देन 216 टेराकोटा आइडल्स मिले जो मंदिरों से कनेक्टेड थे। टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियां प्लस जो ना जो मंदिर में जो प्रणाला जो मिलेगा, प्रणाला वो है कि जो डेली अभिषेक करना पड़ता है, तो अभिषेक में जो पानी जो निकलते हैं दैट वुड बी अवेलेबल ओनली इन टेंपल्स। कहीं और जो ना आपको जो ये नहीं होगा। तो मगर प्रणाला मिला, एंड देन नंबर ऑफ टेराकोटा आइडल्स जो ना जो इससे मंदिर से कनेक्टेड है वो सारी चीजें मिली। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट अनदर वाज एन इंस्क्रिप्शन इन 20 वर्सेस। उसमें ये कहते हैं दिस टेंपल इज डेडिकेटेड टू दैट विष्णु हु हैज किल्ड 10-headed पर्सन। तो वो 10-headed पर्सन कौन है? ये मंदिर उस विष्णु को समर्पित है जिसने 10 सर वाले को जो मारा है, 10 सर वाले को मारा है। दशानन का वध करने वाला विष्णु। ये इंस्क्रिप्शन है। कितना पुराना इंस्क्रिप्शन है ये 12th सेंचुरी वाला है, 12वीं शताब्दी का। मतलब ये है कि 12वीं सदी में वहां ऐसा कुछ था। उसमें एक चीज और कहा है कि जिन्होंने बाली को मारा, तो बाली को किसने मारा? भगवान राम ने। सो एंड दैट इंस्क्रिप्शन इज आल्सो देयर। इसमें तो पूरे का पूरा फुल प्रूफ था। लेकिन फिर भी इनको कुछ भी मानना नहीं, क्योंकि इनको अपनी मन गढ़ंत बातों को आगे बढ़ाना है और ये अपनी ही द्वारा लिखी गई किताबों का रेफरेंस देंगे आप। इस प्रकार से इतिहास बनाया गया और अब वही रेफरेंस पढ़ा के हम उनको कि ये इस बुक में लिखा हुआ, इरफान हबीब की बुक में लिखा है, रोमिला थापर ने अपनी इस बुक में लिखा है। रोमिला थापर कहाँ से लाई? उसको ना संस्कृत आती ना कुछ आती है। एक कमरे में बैठ के इतिहास लिख दिया गया, हमारे लोगों को गायब कर दिया गया। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर राइट विंग के लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, राइट विंग का इकोसिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा, तो इस प्रकार से लेफ्ट के लोग हमसे आगे निकलते जाएंगे और इन्हें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया जाएगा और हम देखते रहेंगे। ये लोग किस प्रकार से चीजों को बदल देते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है और हमेशा ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है जो झूठे हैं और झूठ की बुनियाद पर उन्होंने ये सारा अपना सिस्टम खड़ा किया हुआ है। इस सिस्टम को एक्सपोज करना, और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करें। अगर सिस्टम नहीं सपोर्ट कर रहा है हमारा, तो राइट का जो इकोसिस्टम हमें भी बनाना पड़ेगा। अदरवाइज ये बहुत माहिर हैं इन चीजों को फैलाने में। ये बहुत सारे इतिहासकार, फेक लोगों को खड़ा कर देंगे, आप समझ नहीं पाओगे और आ जाएंगे मार्केट में नए नए चेहरे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें कि लोगों के पास ये सच्चाई पहुंचे कि किस प्रकार से लेफ्ट का इकोसिस्टम इतिहासकार गढ़ता है, किस प्रकार से इकोनॉमिस्ट बनाए जाते हैं लेफ्ट के, किस प्रकार से बुद्धिजीवियों को पैदा कर देता है लेफ्ट। इसी प्रकार से आपको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि किस प्रकार से लेफ्ट का इकोसिस्टम काम करता है। धन्यवाद, नमस्कार।